चलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन VAA लातूर, विद्या आराधना एकेडमी लातूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज एम शादाब और आज जैसा कि आपको पता है PYQ सीरीज चल रही है। प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। आज अगला टॉपिक है। आज के टॉपिक में भी अभी तक यानी कि लास्ट 5 इयर्स में नीट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी इस सीरीज को बहुत ही सीरियसली ले रहे होंगे और आप जो भी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, यहां पे आपको दिखाए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को पकड़िएगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि नीट एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से या जो भी चैप्टर चल रहा है उससे कौन से, किस तरह के, किस फ्लेवर के, किस डिफिकल्टी लेवल के, किस प्रोफाइल के, किस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे आपको अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टचअप देने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप चलते हैं आगे। आप सभी लोग रेडी हो गए एंड आप सभी ने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कॉपी पेन लेके साथ में क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो कंसेप्ट लग रहा है उस कंसेप्ट को भी लिखेंगे, जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उस फॉर्मूले को भी लिखेंगे। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलें देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का टॉपिक तो आपको दिख ही गया होगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द वर्क पावर एनर्जी, यानी हम लोग वर्क के क्वेश्चंस, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखें, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा एक वेक्टर और दिया हुआ है, राइट? और उसमें वेरिएबल पार्ट जो है उस वेक्टर का t है। आपसे कहा गया है दे आर द फंक्शन ऑफ टाइम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। इस t की किस वैल्यू के लिए दे आर ऑर्थोगोनल, राइट? तो ऑर्थोगोनल, आई होप आप सभी बच्चे समझते होंगे व्हाट इज द ऑर्थोगोनैलिटी या ऑर्थोगोनल क्या है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि परपेंडिकुलर, मींस for which value of t both the vectors a and b are perpendicular to each other, यानी एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स के, अगर यहां पर आपको एक वेक्टर परपेंडिकुलर दिया जाता है b वेक्टर के, अगर ये दोनों वेक्टर बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर a, ये वेक्टर a है, डॉट प्रोडक्ट इसका देखेंगे वेक्टर b के साथ, और ये क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों a डॉट b हमें 0 करना है। और आपको पता है a डॉट b 0 कैसे होता है, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जब i कैप के कोफिशिएंट का i कैप के साथ, j कैप के कोफिशिएंट का j कैप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहां पर बच्चों आपको दिख रहा है cos ओमेगा t, यहां cos ओमेगा t बाई 2 है। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि a डॉट बी निकालने के लिए क्या किया, दोनों के आई कोफिशिएंट, एक आई कोफिशिएंट ये, एक आई कोफिशिएंट ये, आप इसको कह सकते हो cos ओमेगा t बाई 2 और एक हो गया है cos ओमेगा t। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, cos a cos b की, राइट? यहां पर फिर आप साइन कर सकते हैं, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो आपने प्लस लगाया और ये कहा कि साइन ओमेगा t बाई 2 और उधर आ गया है साइन ओमेगा t। क्लियर? यहां पे देखिए मैंने आपको दोनों मल्टीप्लाई करके दिखाया। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी, समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं है। अब आपको दिख रहा है यहां से मैं कलर चेंज करके कि ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, है ना, cos a cos b sin a sin b, करेक्ट? और अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं, cos a माइनस बी यानी ओमेगा t माइनस ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। और ऑर्थोगोनल होने के लिए इसको 0 होना जरूरी है, इसलिए इसको 0 किया। अब आपको देखा कि cos में कौन सा एंगल 0 होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखें, cos में कौन सा एंगल 0 होता है, पाई बाई 2, यानी इसको 0 होने के लिए ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2 कितना बचा, ओमेगा t बाई 2। ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2 कितना बचा बेटा, ओमेगा t बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर होना चाहिए पाई बाई 2।
2 और 2 यहां से कैंसिल, आपको यहां पे बहुत प्यारा सा सिंपल सा आंसर पाई, ओमेगा नीचे गया, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? तो आई होप आप इस चीज को याद रखें, क्योंकि ये चीज बहुत जगह पूछी जाती है, कई जगह नीट में तो बहुत बार ये कंसेप्ट आता है कि दो वेक्टर्स दे दिए गए और पूछा जा रहा है कि अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इसकी वैल्यू बताइए, या क्या कंडीशन है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल यानी लंबवत होने के लिए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, बच्चों डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना लाजमी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल सी चीज दी गई है कि जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पार्टिकल का, इसको ऐसे दिया गया cos ओमेगा टी और इसके साथ x कैप। x कैप का मतलब यह है कि अलोंग x एक्सिस यूनिवेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, जिसको आप i कैप के फॉर्म में जानते हो, और फिर उधर से प्लस किया गया है और इधर कहा जा रहा है साइन ओमेगा टी और इसके साथ y कैप है, यानी जिसको आप j कैप समझते हो। आई होप ये बात आप समझ गए। तो अगर आपने किसी वेक्टर का किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, तो इस पोजीशन वेक्टर का मतलब या मसला क्या होता है, अगर बच्चों ये x एक्सिस है एंड अगर ये y एक्सिस है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट, ये एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज सपोज्ड टू बी P, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बहुत ध्यान से देखना, एवरीबडी शुड नोटेड दिस, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपने इसका पोजीशन वेक्टर ये r देखा, ठीक है। अगर ये r है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। अब x, y में इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चों x कोऑर्डिनेट हो गया cos ओमेगा t और y कोऑर्डिनेट हो गया साइन ओमेगा टी। बहुत ध्यान से समझिएगा अब इस बात को, बहुत ध्यान से, कि x और y कोऑर्डिनेट दिख गए और जैसे ही बिल्कुल बच्चों की आंखों में चमक आ जाती, जैसे ही आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मिलता है तो उनको वो याद आ जाता है बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अल्टीमेटली इज इक्वल टू 1। एवरीबडी नोज दैट, कि आपको ये पता है कि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर देखें तो ये 1 हो जाता है, राइट। तो साइन ओमेगा टी का मतलब वाई स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी का मतलब x, तो आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। जैसे ही आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला और आपको समझ में आ गया कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बहुत ध्यान से बच्चों, अगर ये एक सर्कल की इक्वेशन है, यानी ये पार्टिकल इस तरह से एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो आपको पता है इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, इसकी अपनी स्पीड होगी और अपना पोजीशन वेक्टर होगा। तो अब मैं यहां से फिर से आपको वो सारी चीजें, ये भाई भाग जाता है इधर, है ना, तो ये एक ओरिजिन है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों। अगर सपोज ये इस तरह से मूव कर रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर हो गई, और आपको दिख रहा है कि t के साथ चेंज हो रहा है, अगर आप निकालोगे तो उसकी जो स्पीड होगी बच्चों वो भी कांस्टेंट आएगी। जैसे आप निकालोगे इसका dx बाई dt करोगे तो साइन हो जाएगा, इसका करोगे तो कॉस हो जाएगा, फिर से उसका रूट स्क्वायर करके रूट लोगे तो स्पीड आएगी, वो भी कांस्टेंट, यानी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल, जिसको आप बोलते हो अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। आई बात समझ में, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान और प्यार से देखें, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, बिल्कुल सही है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो पहला वाला हमको बिल्कुल सही लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। अब बच्चों देख लेते हैं अगर बाकी के ऑप्शन क्या कह रहे हैं।
बी कह रहा है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, बिल्कुल सही है। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए बी नहीं करेक्ट है। सी कह रहा है वेलोसिटी एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, नो, बोथ आर परपेंडिकुलर ये सही है, लेकिन आर के दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये गलत हो गया। डी कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री पे हैं, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। तो हम यहां पे इसका आंसर लिख देते हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। सर्किल की इक्वेशन मैंने जो बताई है उसको ध्यान रखेंगे, वो एक नई चीज है, और जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इस मेथड को भी ध्यान रखना, तो ये कंसेप्ट इस चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस, है ना। तो पहले डेटा हम लोग लिख लें, जैसा कि लॉजिक आपको सिखाया है मैंने, कि जैसे मास है तो आप इसको लिखोगे 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टू द पावर -2 किलोग्राम। ऑफ रेडियस, तो रेडियस आपको दी है 6.4 सेंटीमीटर, अगर हम MKS में लेंगे यानी कि मीटर में लेंगे तो 10 टू द पावर -2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अगला आगे दिखा है विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट है। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन if the kinetic energy of the particle becomes equal to this, कह रहा है ये kinetic energy हो जाती है ना, ये kinetic energy हो जाती है कब, after completing या at the end of second revolution, ठीक। तो उस वक्त जब उसने यहां से एक चक्कर लगाया, अगर इसकी रेडियस आर है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर दूसरा चक्कर लगाया, तो 2 चक्कर के बाद उसकी स्पीड हो गई v। अगर स्पीड v हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये कही जा रही है 8 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल, ऐसा कहा गया है। 8 इंटू 10 पावर -4 जूल यहां लिखा है, मैंने आपके सामने दिख गया। अभी इसका मास भी है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, तो मैंने हाफ लिखा। मास की जगह बच्चों 10 टू पावर -2 किलोग्राम है, तो वो लिखा। वेलोसिटी v² है, तो उसको ऐसे ही रहने दिया, 8 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्लियर है बच्चों? आई होप कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, राइट। तो ये आपने यहां से इन दोनों चीजों को ½ m की वैल्यू 10 ग्राम दी थी, तो मैंने उसको kg में कन्वर्ट किया v²। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि v² कितना होगा, तो v² इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 16 होगा, इनटू इस 10 को देखो, इस 10 की वैल्यू है -2 यहां कैंसिल, तो 10 टू दी पावर -2। क्लियर? अभी मैंने क्या किया कि इस वेलोसिटी का रूट ले लिया, तो ये 4 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो वेलोसिटी हो गई 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है, राइट। लेकिन ये वेलोसिटी किससे गेन हुई है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। कितने चक्कर के बाद? 2 चक्कर के बाद। तो 2 चक्कर में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी? ट्वाइस ऑफ 2πr। एक चक्कर में 2πr, 2 चक्कर में कितना? ऑब्वियसली 2 चक्कर ने यहां बोला है, देखो ना, एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, यानी 4πr। अब हम क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला लगाएंगे। उसने जो वेलोसिटी गेन की है v², हम v² सीधे यहां भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू u² प्लस ऑफ ट्वाइस एक्सीलरेशन इसका, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है s, है ना, a, और s होती है वो डिस्टेंस। वो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है बेटा? ट्वाइस ऑफ 2π, और ये हो गई इसकी रेडियस। स्मॉल r ली है तो मैं स्मॉल r लिख रहा हूं, ठीक है। v² की वैल्यू है 16 इंटू 10 टू दी पावर -2। चलो इसको रूट करने की जरूरत नहीं, हमें v² चाहिए, तो मैंने यहां से लिख लिया। u² था बच्चों 0, ये देखो अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू t 8 आ गया, ये आ गया पाई, और इधर आ गया एक्सीलरेशन। तो आपको चाहिए क्या? एक्सीलरेशन वैल्यूज रख लेते हैं, यहां से
जो भी a की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहां 2 इंटू 2 इंटू 2 8 लिख दिया, ये पाई लिखा और ये r आ गया। अभी आप जो देखोगे वैल्यू रखनी है हमें किसकी, a की, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 10 टू दी पावर -2। यार कुछ कलर चेंज हो गया है तो फिर से हम ब्राइट कलर ले लेते हैं। ये 16 ऐसे, अब डिवाइडेड बाय यहां पे मैंने रखा 8, ये हो गया बच्चों पाई, और फिर आपके पास था r कितना दिया है बच्चों, देखो यहां दिया है 6.4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हमने क्या लिखा, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अभी ये 10 पावर -2 10 टू द पावर -2 यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या मिल रहा है, यहां से आप देख रहे हो तो ये 16 है, 10 पावर ये सारा कैंसिल हो गया है। तो अभी क्या किया मैंने, यहां a निकालने के लिए इस पॉइंट को हटाया तो इसको 160 कर दिया, यहां से आपने लिखा 8 इंटू ये हो गया 64 और ये हो गया पाई। क्लियर, ये सारी वैल्यूज हम लोग यहां पे ले आए हैं। अभी क्या करना है कि यहां से 8 1 और 8 2 0, क्लियर। अभी ये आपको मिल रहा है, ध्यान से देखो, 20 डिवाइडेड बाई 64, ये आ गया 22 और ये आ गया 7। आ रही है बात समझ में? अगर क्लियर हो, अभी हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमको पॉइंट्स में दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल लेंगे। यहां से अगर आप इसको देखें 3, तो 20 इंटू 3 और यहां 3 3 9। अगर आप इस पूरे को देखो, देखो मैं कैसे कह रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना इसको, कि ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 23 जा 60, तो 3 पॉइंट समथिंग, यहां से इसकी वैल्यू होती है 3, तो 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कितना हो गया, 1/3 इंटू 3 कितना हुआ 9, राइट। उसको थोड़ा सा पॉइंट भी है तो 1/10, 1/10 अप्रोक्सीमेटली अगर है, जिसको आप 1/10 कह रहे हो, तो इसको बोलोगे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको यहां आंसर मिल जाएगा। हर बार आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेटली भी निकाल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थे ये, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थे, इसलिए हम लोग ने इस तरह से करके अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल लिया। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, राइट। तो ए पॉइंट से चल रहा है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2i और +5j, करेक्ट। और कहां को जा रहा है, वो है आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, 4j और +3k, ये क्लियर। अभी क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखना, तो वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा बच्चों, पीवी ऑफ बी से माइनस किया जाएगा पीवी ऑफ ए। तो आप पीवी समझते हो, पीवी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहां है, ये, इसको आपने क्या लिखा, 4j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस ऑफ ट्वाइस आई कैप प्लस 5j। बहुत ध्यान से देखना, अब इसको लिखने के बाद भी गलती होने के चांसेस हैं, और वो गलती होने के चांसेस क्या हैं, हो सकता है आप j से i को माइनस कर दो, हो सकता है आप k से j को माइनस कर दो, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको देखना है कि आपको i कैप j कैप क्या दिया है। जब आप ये लिखोगे माइनस और माइनस प्लस, अभी इसमें i कहीं नहीं है, तो सीधे सीधे ये ट्वाइस ऑफ i कैप होगा। समझ में आ रही है बात। फिर j देखो यहां है 4j है, यहां -5j है, तो माइनस ऑफ j आ जाएगा।
और k यहां है नहीं तो यहां है सिर्फ, तो ये लिखा रहेगा प्लस ऑफ 3k कैप, यानी ये आपको मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों। इज इट क्लियर? अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद आपको जो वर्क डन निकालना है इसको आप बोलते हो एफ डॉट डी। ये एफ डॉट डी है। अभी फोर्स को लिखो, देखो व्हेन आ फोर्स ऑफ, फोर्स क्या है 4i कैप प्लस ऑफ 3j कैप, ये फोर्स हो गया। इसके बाद आपने डॉट लगाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां है, आपने इसको नोट किया, ट्वाइस ऑफ i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या है, i के कोफिशिएंट का i के साथ, तो देखो यहां पे i का कोफिशिएंट, फिर से मैं एक बार कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, i के कोफिशिएंट का i के साथ तो हो जाएगा +8, j के कोफिशिएंट का j के साथ यहां पे आ रहा है 3 और यहां आ जाएगा -1, तो ये आ गया 3। k कोफिशिएंट है नहीं, राइट? अगर k कोफिशिएंट नहीं है तो आपको यहां पे W इज इक्वल टू +5 जूल, राइट? तो +5 जूल आंसर कहां है, C, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों C। क्लियर? आई होप एवरीबडी गॉट द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, what is the minimum velocity with which a body of mass m enters a vertical loop? अब देखो ये वर्टिकल लूप है ना, तो ये वर्टिकल लूप में अब क्या कह रहा है कि एक बॉडी मास m की है, कितने से एंटर करना चाहिए, अगर लूप की रेडियस r है तो आपने ये मोशन इन वर्टिकल सर्किल में सीधे सीधे पढ़ा होगा, ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, अगर यहां पर उसकी वेलोसिटी है v और अगर ये किसी स्ट्रिंग से बंधी है, डोरी से बंधी है, या ऐसा है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो इसमें नीचे गिरने की टेंडेंसी है, उसका mg नीचे गिरा सकता है, तो यहां पे एटलीस्ट इसकी मिनिमम वेलोसिटी, यहां पे इसकी मिनिमम वेलोसिटी √gr होना लाजमी है, ताकि जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mg को खा जाए, या mg पूरा का पूरा यूज हो जाए, बिजी हो जाए, या प्रोवाइड करे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नहीं करेगा तो mg उसको नीचे गिरा देगा। ऐसा होने के लिए फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं और यहां पे फिर मिनिमम वेलोसिटी आती है √5gr। ध्यान रखना बेटा, ये अगर डोरी से बंधा हो या इस तरह से मूव कर रहा हो कि ऊपर जाने पर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी या चांसेस हैं, नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी या चांसेस हैं, अगर ऐसा है तो फिर आप यहां से देखोगे √gr और वहां पे √5gr। लेकिन अगर एक मासलेस रॉड है, ध्यान से देखना, मासलेस रॉड है, ये मास m है और ये एक रॉड है जिसका मास 0 है, और फिर आप इसको ऐसे ले जाते हो तो यहां पर आने पर ये नीचे नहीं गिर पाएगा क्योंकि रॉड है। उस कंडीशन में यहां की वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी √4gr ऐसी होती है, ध्यान रखना। तो यहां पे ये केस है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बच्चों बी, यानी कि √5gr, क्योंकि यहां पर ये लूप में ऊपर जाने पर नीचे गिर सकता है, तो आपको ऊपर वेलोसिटी 0 नहीं रखनी है, ऊपर आपको मिनिमम वेलोसिटी ये रखनी है, राइट? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है और क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बॉडी ऑफ मास 1 kg, यहां पे ऐसा किया है 1 किलोग्राम, तो आप इसको ऐसे ही रखें, और फिर कहा है बिगिंस टू मूव, यानी रेस्ट से मूव करता है, अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो यहां पे आपको फोर्स दिया है और फोर्स कैसा है बच्चों, 2ti कैप, 2ti कैप प्लस है 3t² j कैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, इतना 3t² j कैप है। कह रहा है i j यूनिट वेक्टर्स हैं, व्हाट विल बी द पावर। तो पावर क्या होती है पहले चाहिए हमको।
पावर इज इक्वल टू होती है बच्चों F डॉट V। तो उसके लिए हमारे पास F तो है लेकिन V नहीं है। V कहां से आएगा? V के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है, आप यहां से देख सकते हो कि एक्सीलरेशन से हम निकाल सकते हैं। तो आप वेक्टर V अगर हटा दें, हमसे V की बात करें, तो आप A इंटू डी टी। ए कहां से मिलेगा? A इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अभी मास आपको दिया है 1 kg। तो एक्सीलरेशन, अब वेलोसिटी निकालने की बात आ गई। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? A आपको मिल गया है, यही m1 है तो यही चीज आ जाएगी। तो आप देखोगे 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप और मास 1 हो गया। अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2i कैप प्लस थ्राइस ऑफ टी क्यूब बाई 3j कैप, और ये 3 ये 2 और 2 कैंसिल। तो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास आ गया बच्चों टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आया। अब इस वेलोसिटी वेक्टर से बच्चों ध्यान से, इस वेलोसिटी वेक्टर से P इज इक्वल टू F की वैल्यू आपने क्या रखी है? देखो क्या रखी है, दी हुई है 2t, यहां पे क्या है i कैप, देखते रहे ना, यहां से लिख रहे हैं 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप डॉट v आपने निकाला था t स्क्वायर i कैप, ये है t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। इज इट क्लियर? अब इनका डॉट प्रोडक्ट तो आपको करना आता ही होगा। i का मल्टीप्लाई i में कितना हुआ 2t क्यूब प्लस 3t टू द पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3 टू द पावर 5। आई होप बात समझ में आई और आंसर हो गया बी, है ना? लॉजिकल था क्वेश्चन। पावर F डॉट V का पता ही नहीं है, फोर्स दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, फोर्स मास दिया है, तो A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन आया, और एक्सीलरेशन आया तो हमने t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल ली। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। चलो 7 पे पढ़ते हैं। अभी कह रहा है कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम। रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, तो लिख लेते हैं m, अगर ये 1 ग्राम है तो 10 टू दी पावर -2 किलोग्राम होगा। अभी क्या कर रहा है, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट है 10 टू दी पावर 3 मीटर, 1 किलोमीटर था ना, इसलिए। अभी कह रहा है इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ इतना। अभी ये u इज इक्वल टू 0 से गिरना शुरू होता है, यहां पर आता है तो इसकी वेलोसिटी v होती है, और h इज इक्वल टू कितना गिर के आता है 10 टू दी पावर 3 मीटर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन हुआ होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ड्रॉप हुई वो हुई mgh। m इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10 टू दी पावर -2, g कितना है 10, h कितना है 10 टू दी पावर 3। समझ पा रहे हो बच्चों? m की वैल्यू हमने क्या रखी 10 पावर -2 किलोग्राम, g की वैल्यू क्या रखी है 10। बहुत ध्यान से देखना, ये हो गई 10, और इधर कितना आ गया है 10 पावर -3। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, देखो 10 पावर 4 और 2, ये आ जाएगी 100 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यही आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए प्लस का 100 जूल, है ना? 100 है, 10 तो नहीं है, -2 यहां से आएगा 3 1 किलोमीटर था कि 10 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर था, 10 पावर 3 4, और यहां पे आ गया 2। अब देखो ध्यान से कि इसमें से हो क्या रहा है कि कुछ खर्च हो रही है। कहां? क्योंकि उसने कहा वेलोसिटी जो आती है वो 50 मीटर पर सेकेंड आती है, कह रहा है इतने से टकराती है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आया, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी आया, है ना? बहुत 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 ध्यान से देखना, 1 ग्राम है, ओहो
एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी है बच्चों, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मास जो है ना वो कुछ 10 टू द पावर 10 ग्राम नहीं है, 1 ग्राम है। तो 10 टू द पावर -3, यहां पर 10 टू द पावर -3, और यहां पर सिर्फ आ जाएगा 10, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, इस 10 जूल के यहां पे कई सारे ये हैं हमारे पास, अब वो वर्क डन है। अब वो चाहे हम कैलकुलेट करें या ना करें, अगर आपको ये पहला वाला समझ में आ गया तो ये क्लियर होगा कि भाई ये सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कहीं 10 जूल दिया नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, फर्ज बनता है अपना कैलकुलेट करना। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी होनी चाहिए, लेकिन है हाफ इंटू हो गया 10 पावर -3, और v स्क्वायर कितना है, v था 50, तो ये हो गया 25 इंटू, भाई इसको हमने लिखा 5 इंटू 10, तो ये हो गया 25 इंटू 100। यहां से आया ये 12.5, इसको 2 को इससे किया, यहां पे बचेगा इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये बचा 1.25 जूल। इसका मतलब ये कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि होनी चाहिए थी 10 जूल, लेकिन 10 जूल नहीं हुई, कौन खा गया, 1.25, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी से जो खा गया है वो रेजिस्टिव फोर्स है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 10 बाई 1.25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8.75। अब चूंकि रेजिस्टिव फोर्स ऊपर है तो वो निगेटिव लगेगा, इस वजह से इसका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों सी। क्लियर? तो आई होप आंसर सी आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। एनर्जी कंजर्वेशन है सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, 10 जूल के बाद यहां पर 8 में आते हैं। अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये वही चीज है जो मैंने अभी बताई थी कि अगर इस तरह से किसी लूप में इसको पूरा ऊपर जाना है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr, है ना। तो अभी आप देखो वो यहां से ऐसे उतरता हुआ आएगा तो इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रही है यहां पर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर यहां पे आके वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि वो mgh यही कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और यही काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², तो इसको आपने mgh लिखा। अब जो v स्क्वायर है वो v स्क्वायर में आप क्या देखोगे कि कितना होना चाहिए, √5gr, तो हम लोग क्या करेंगे यहां mgh लिखेंगे 1/2m v स्क्वायर, रूट हट जाएगा। लेकिन आपको यहां पे क्या दिया है, डायामीटर, तो डायामीटर दिया है तो आप इसको लिखोगे 5g, और डायामीटर है तो r हो जाएगा d/2। अब यहां से m और g, यहां से m और g दोनों कैंसिल करोगे, आपके पास आ जाएगी h इज इक्वल टू 2a, तो ये 5/4 कैपिटल D, तो 5/4 कैपिटल D, यानी कि इसका आंसर भी आपका D हो गया, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट। ध्यान रखना ये रेस्ट में था, यानी इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था, और उसका टोटल मास कितना है 5m। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है। 2 फ्रैगमेंट जो मास mm के हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, तो एक ये m मास का है, ये इधर जाता है v वेलोसिटी से, दूसरा भी m मास का है, ये इधर जाता है v वेलोसिटी से, राइट। अब देखो पहले अगर ये रेस्ट में था तो ध्यान से देखें, अगर ये रेस्ट में था बच्चों तो लीनियर मोमेंटम इसका 0 था, तो फाइनली भी 0 रहना चाहिए, राइट। तो अभी एक लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू इसका है mv, ये मान लिया, ये इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे ही इस सेम वेलोसिटी सेम मास है तो p इसका भी है। तो जो तीसरा वाला होगा जिसका मास कितना होगा 3m, उसकी वेलोसिटी से हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, हम थोड़ा सा आसान सॉल्यूशन बना रहे हैं कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े।
तो इसका रिजल्टेंट अगर इधर √2p 90 डिग्री पर है और आपको पता है लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो इसका मोमेंटम भी √2p होना चाहिए, तभी तो ये दोनों कैंसिल होके नेट मोमेंटम जीरो करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। अभी आपको पता है कि इनकी जब ये रेस्ट में रखा था तो इसकी एनर्जी जीरो थी। अभी सब तेजी से भाग रहे हैं कुछ स्पीड से, तो अभी सबके पास क्या होगी? यस, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी अगर हम सभी की जोड़ें, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² फॉर्मूला होता है? लेकिन हाफ mv² आप बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हो तो आपको उसकी आदत बनी होती है और उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यहां पर मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम में यूज करो। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p² डिवाइडेड बाय 2m, जैसे हाफ mv² आपको रटा होता है, ऐसे p² बाय 2m भी रट लो। तो अगर हम इसकी देखें, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी p² डिवाइडेड बाय 2m। ये एक की है, एक ये और एक ये, तो हम सीधे यहां डबल करे दे रहे हैं। प्लस इसकी भी होगी, तो इसकी कितनी होगी? √2p है, तो ये हुआ इसका p² डिवाइडेड बाय 2, और इसका मास कितना है? मास रखने में गलती नहीं करना, इसका मास है 3m। तो ये और 2 कैंसिल हुआ, तो ये हुआ बेटा p² बाई m, और प्लस ये देखो यहां से आ जाएगा 2, रूट करेंगे ना, और वो 2 इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा p² बाई 3m। क्लियर है? अभी क्या है, यहां से मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और अच्छा अलग कलर से लिख रहे हैं जिससे आपको याद रहे कि ये जोड़ने के लिए मैंने यहां 3 से और यहां 3 से, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर जोड़ सकते हैं। तो 4p² बाई 3m। अब हमने p की वैल्यू क्या थी? mv, तो 4p की वैल्यू mv² है, तो स्क्वायर लगाया डिवाइडेड बाई 3m। तो अभी क्या करेंगे, एक m यहां से कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया? 4mv² डिवाइडेड बाई 3। आई होप आपको ये आंसर डी मिल गया। देखा बच्चों कैसे किया हम लोग ने? काइनेटिक एनर्जी p² बाई 2m। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए कॉपी में लिखते रहना बेटा, क्योंकि हम लोग वो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहां पर जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि किन कॉन्सेप्ट पे हमें रिवीजन में और ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। तो फोर्स की वैल्यू y के टर्म में दी है बच्चों, ऐसा कहा गया है 20 + 10y न्यूटन। y डायरेक्शन में है, F इन न्यूटन है और y मीटर में है। वर्क डन बाय दिस फोर्स, अच्छा यहां से यहां मूव किया जाए तो आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dy होगा, और कहां से कहां है? 0 से 1। तो पहले हम इंटीग्रेशन लगते हैं, 0 से 1 लिखते हैं। f की वैल्यू हो गई है बच्चों 20 + 10y, और यहां आपने dy रखा। अभी हम इसको लिखेंगे 20 और इसका इंटीग्रेशन y, ये 10 और y का इंटीग्रेशन y² बाई 2, 0 to 1, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। अभी इंटीग्रेशन यहाँ 2y हो चुका है, ये आ गया है 5y², 0 to 1। अब हमें लिमिट लगानी है। लिमिट लगाना तो आपको बहुत आसान से आता होगा। जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो 20 × 1 20 हो गया, और प्लस यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे 1 तो 1² × 5 तो 5 × 1 5, माइनस 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 25 जूल। तो 25 जूल है कहीं आंसर? यस। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा डी, यानी कि ये राइट। इन 2019 का क्वेश्चन। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। सो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मास m attached to a thin wire and whirled in a vertical circle। ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे घुमाया जा रहा है, और फिर कहा गया है यहां से आपने क्या किया, इसको बांधा और ये m है। तो अभी क्या हुआ, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। कह रहा है कहां टूट सकता है, सबसे ज्यादा
कहां टूटने के चांसेस हैं। तो कहां टूटेगा, डोरी कहां टूटेगी, जहां टेंशन सबसे ज्यादा होगी। तो आपको टेंशन कहां सबसे ज्यादा पता है ना, टेंशन आपको पता है सबसे ज्यादा जो होगी वो लोएस्ट पे होगी। क्यों? क्योंकि लोएस्ट पे mg नीचे लगेगा, तो टेंशन को यहां पे मैक्सिमम होना पड़ेगा। यहां टेंशन मैक्सिमम होगी तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसके टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो इंक्लाइन द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं, हाईएस्ट पे तो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा, मिनिमम टेंशन होती है। तो करेक्ट आंसर है मास द लोएस्ट पॉइंट। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा इसका, डी। आई होप आपको समझ में आ गया, बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ इस चैप्टर यानी कि वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला चैप्टर होगा कॉलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। तो तैयार रहिएगा उसके लिए, ये वाले सारे क्वेश्चन भी चलते रहिएगा, करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।